नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सदर पुलिस स्टेशन हदूद में चिन्नूर के इलाक़े में एक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। देखिए, अगर किसी भी किस्म का फ़िरक़े वाराना वाक़या पेश आता है तो उसका पस मंज़र, उसका जायज़ा हमें लेने की यकीनन ज़रूरत पड़ती है। हम देख रहे हैं कि मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बड़े ही बुलंदबांग दावों के साथ और बड़े ही फ़ख्र और गुरूर के साथ इस बात का ऐलान करते फिर रहे हैं पूरे मगरबी बंगाल में कि उत्तर प्रदेश में जो है अज़ानें जो है वो स्पीकर्स में सुनाई नहीं देती, सड़कों पर नमाज़ें नहीं होती। और उन्होंने अराजकता यानी इंतशार के हवाले से ये कहा कि जो लोग इंतशार पसंद थे, जो इंतशार फैलाते थे, हमने उनका काम तमाम कर दिया। गुंडागर्दी के हवाले से, माफिया पर शिकंजा कसने के हवाले से जिस तरह की बातें मगरबी बंगाल के इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी की योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसका असर हमें मुसलसिल उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए, मसाजिद को मुनहदिम करने के वाक़यात पेश आए और दरगाहों को मिस्मार करने के वाक़यात पेश आए। तो जिस एक तरफ योगी आदित्यनाथ मगरबी बंगाल में जो है मुहिम चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर उनका ये कहना है कि एक मखसूस बरादरी उत्तर प्रदेश में उसे उसे साइडलाइन कर दिया गया है, उसे कतार के पीछे खड़ा कर दिया गया है, इस तरीके का दावा कर रहे हैं। और वही सूरत हाल बीजेपी हुकूमत मगरबी बंगाल में तश्कील पाती है तो वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा करने का भी दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ की इन तकारीर का नतीजा हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन हदूद में चन्नूर इलाक़े में जो है एक दरगाह थी। दरगाह की चादर, जो दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादरों को फाड़ दिया गया, उन्हें जला दिया गया और जो अतराफ़ में जो जाली लगी हुई होती है दरगाह की, वो दरगाह की लोहे की जाली को तोड़ दिया गया, उसको तबाह कर दिया गया और मज़ार को भी जो है नुकसान पहुंचाया गया। इस तरीके की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। एफ़आईआर, ये तमाम वाक़या पेश होने के बाद एफ़आईआर दर्ज हुई है और ये जो एसपी है, जो मुकामी एसपी है सौरभ दीक्षित, उन्होंने भी बहुत बुलंदबांग दावे किए। मगर जिस तरीके की सूरत हाल हमने माजी में भी उत्तर प्रदेश में देखी है, माजी में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस का रवैया मानदाना रहा है इस तरह के मामलात में, किस तरह पुलिस एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ करती है। अब हालांकि हम हाल ही में माफ़ करना, नोएडा में जो मतलब जो एहतजाज हुआ था वर्कर्स का, उस एहतजाज का भी हमने जायज़ा लिया। वहाँ पर भी देखा वो एहतजाज को तो वर्कर्स की मांगों को तो पूरा कर लिया गया, मगर एहतजाज के बाद जिस तरीके के मुकदमात दर्ज किए गए वर्कर्स पर और चुन चुन कर जो वर्कर्स मुसलमान हैं उनके जिस तरीके से ताल्लुक़ात बनाए गए, जिनके राबते बनाए गए, वो तशवीशनाक है। तो पुलिस का रवैया उत्तर प्रदेश में हमेशा मानदाना रहा और मुसलमानों के तय, ख़ास तौर पर मुसलमानों के तय, जब से योगी आदित्यनाथ हुकूमत तश्कील पाई है उत्तर प्रदेश में, जब से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश में, तब से जो है हालात मुसलमानों का अरसे हयात मुसलसिल तंग करने की कोशिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के बाद अब जो है तजुर्बेगाह बन गई है उत्तर प्रदेश, लेबॉरेटरी बन गई है फाशिस्ट ताकतों की और भगवा ताकतों की और फ़िरका परस्त ताकतों की एक लेबॉरेटरी के तौर पर उत्तर प्रदेश अब काम कर रहा है। देखिए, ये अफसोसनाक वाक़या है। किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचाना, किसी के भी जज्बात को मतलब नुकसान पहुंचाना, किसी के भी जज्बात से खिलवाड़ करना, ये एक अफसोसनाक अमल है जो उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों के साथ किया जाता है। ये वाक़या जैसा कि मैंने कहा कि
चंद्रा इलाके का है, चिन्नूर इलाके का है उत्तर प्रदेश के। अफसोस, हालांकि पुलिस का दावा है कि एफआईआर इस खुसूस में दर्ज कर ली गई है और फिर बहुत जल्द खातियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है आने वाले दिनों में। उत्तर प्रदेश में जैसा जैसा असम्बली इंतखाबात करीब होते जा रहे हैं, वैसा वैसा हालात को कशीदा बनाने की मुसलसिल कोशिशें की जा रही है। दूसरी खबर राज्यसभा से है, जहां पर राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जमहूरिया सीपी कृष्णन ने जो है अरकान पार्लियामेंट राज्यसभा जो थे 7 अरकान पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के, उनको उनकी जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने का जो उनका फ़ैसला था, वो फ़ैसले को तस्लीम करते हुए तमाम की जो इंज़माम है, तमाम 7 अरकान पार्लियामेंट का जो इंज़माम है उसको तस्लीम कर लिया है। देखिए, एक तरफ राज्यसभा के चेयरमैन हो या फिर नायब सदर जमहूरिया हो सीपी कृष्णन को ये तहरीर लिखकर आम आदमी पार्टी ने ये गुजारिश की थी, ये दरख्वास्त की थी कि तमाम 7 अरकान पार्लियामेंट को बरतरफ कर दिया जाए। एक सियासी पार्टी के तरफ से मुंतखब अरकान राज्यसभा जब बागी हो जाते हैं और वो जो इख्तियार करते हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला करते हैं, तो उस फैसले के ख़िलाफ़ में जो जिस पार्टी ने उन्हें नामज़द किया है और जिस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है आवाम की नुमाइंदगी के लिए, उन्हें इस बात का, उस पार्टी को इस बात का पूरा इख्तियार होता है कि वो अपने नामज़द अरकान पार्लियामेंट हो या फिर अरकान क़ानून साज़ काउंसिल हो, उनको फ़ौरी बरतरफ करते हैं। वहाँ पर दयानतदार और ईमानदार अरकान को नामज़द किया जाए। इसी तरीके की कार्रवाई आम आदमी पार्टी की जानिब से की जा रही थी, मगर बड़ी होशियारी और बड़ी चालाकी के साथ राघव चड्ढा ने जो है अपने साथ 6 और अरकान राज्यसभा को लिया और वो बीजेपी में अपने 7 अरकान पार्लियामेंट के इंज़माम जो है उसका उन्होंने ऐलान किया और इंज़माम अमल में आ चुका है। ये 7 अरकान राज्यसभा का जाना एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ख़ास तौर पर ये जो इंज़माम है, ये इंज़माम का जो असर होने वाला है वो मुकामी जो मजालिस या मुकामी के इंतखाबात हैं गुजरात के, उस पर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना मुकाम बनाया था, अपना कैडर तैयार किया था और इसका दूसरा असर पंजाब पर भी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि 63 अरकान असम्बली जो है आम आदमी पार्टी के, वो राघव चड्ढा से राब्ते में है। तो यकीनन जब ये इंज़माम हो जाएगा, तो अगर ये बात सच हो जाएगी जिस तरीके के दावे ज़राए अबलाग के जानिब से किए जा रहे हैं कि 63 अरकान असम्बली जो है वो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से राब्ते में, ये हकीकत अगर निकलती है तो फिर मतलब तवील मुद्दत तक आम आदमी पार्टी की हुकूमत पंजाब में बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि 63 अरकान असम्बली जब दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि देखिए अब फ़िलहाल ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के शिवसेना धड़ा जो है, उसके शिवसेना से अलग होकर बीजेपी में शामिल होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे कबल कर्नाटका में भी कुमारस्वामी के साथ जिस तरीके का खेल खेला गया था, कुमारस्वामी को और दीगर कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली को लेकर वहाँ से शुरू हुआ था ऑपरेशन लोटस। उससे पहले भी ऑपरेशन लोटस था, मगर वो ऑपरेशन लोटस का सिलसिला जो है वो बीजेपी उसको जारी रखे हुए, एक तरफ मगरबी बंगाल में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक 70 साला मुअम्मर खातून को इक़्तिदार से बेदखल करने के पूरी मुसलसिल कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी जारी है। ऑपरेशन लोटस के तहत जो है दीगर सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और बड़े बड़े कायदीन की ख़रीद व फ़रोख्त के जो इल्ज़ामात अपोजिशन की जानिब से बीजेपी पर लगे हैं, उसकी एक हकीकी सूरत राघव चड्ढा और 7 अरकान पार्लियामेंट जिसमें अशोक मित्तल हैं, हरभजन सिंह है, संदीप पाठक हैं, विक्रम जीत सहाने हैं, स्वाति मालेवाल और राजेंद्र गुप्ता है। ये 7 अरकान पार्लियामेंट है, 7 अरकान पार्लियामेंट जिनके इंज़माम को आज तस्लीम करते हुए उनको बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट कहा है। इसी के साथ पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में
10 से घटकर आम आदमी पार्टी की जो तादाद है 3 हो गई है। और मैं समझता हूँ बीजेपी की ऐवान में माफ़ करना, ऐवान राज्यसभा में बीजेपी के अरकान की तादाद 113 हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की एक जो साजिश है, वो साजिश मुसलसिल बीजेपी की जानिब से जारी और सारी है। उसी के नतीजे में हम देख रहे हैं कि ये एक और वाक़या जो है, अफसोसनाक वाक़या हिंदुस्तान की सियासत में सामने आया, मंजर आम पर आया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जो एक 70 साल कदीम तारीख़ है, जमहूरी तारीख़ है, वो जमहूरी तारीख़ के ऊपर एक बदनुमा दाग हम इसको समझ सकते हैं, इस तरीक़े के ऑपरेशन लोटस को। और एक ख़बर ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो, उन पर आज सुनवाई थी मुकदमे की, जो शराब स्कैम में उन पर सुनवाई थी, और उन्होंने जस्टिस जो हैं सवर्णा कांता शर्मा, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, उनकी पेशी में, उनकी बेंच पर के पास जो है ये सुनवाई थी, और वो सुनवाई में शिरकत से अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पिछली जो सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान ही ये कहा था कि मुझे स्वर्णा कांता शर्मा जो हैं जज जो हैं, उन पर भरोसा नहीं, क्योंकि उनकी वाबस्तगी आरएसएस की झैली तंजीम से है। वो झैली तंजीम के नज़रियात की हामी है, वो उस आरएसएस की झैली तंजीम के प्रोग्रामों में मुसलसल वो शिरकत करती है, मुसलसल वो शिरकत करती है, लिहाजा मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इस तरीक़े की बात अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में कही थी। और फिर जब उन्होंने ये गुजारिश भी की थी कि जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच से हटाकर किसी और बेंच पर यह सुनवाई रखी जाए, ताकि वो इंसाफ की जो उम्मीद उनके अंदर ज़िंदा है उसको बरकरार रख सके। अरविंद केजरीवाल ने खदशात और शुबहात जो है जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के सामने ही इन तमाम शुबहात का इजहार किया था, और वो बहुत से वो जो सुनवाई हुई थी, वो सुनवाई के बहुत सारे वीडियोस भी बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुए, और उसमें वाज़े तौर पर अरविंद केजरीवाल ने तवक्को नहीं है मुझे इंसाफ की, अगर आप इस मामले की सुनवाई करती हैं, तो इस तरीक़े की दलील जो है पेश की थी। हालांकि बहुत सारे बातें भी इस हवाले से, दिल्ली शराब स्कैम के हवाले से जो है निकल कर सामने आ रही हैं, और बहुत सारे माजी में बहुत सारे लोग जो है जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था सीबीआई की जानिब से, उन्हें ज़मानत भी दी गई है, ज़मानत पर उन्हें रिहा भी किया गया है। दिल्ली शराब स्कैम के ज़रिए से हिंदुस्तान भर के अहम सियासतदानों की घेराबंदी का काम भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने किया था, जिसमें हैदराबाद से और तेलंगाना से अहम जो सियासी लीडरान हैं, इसमें हालिया दिनों में तेलंगाना राष्ट्रीय सेना का क़याम अमल में लाने वाली कि एक कविता भी उसमें शामिल है, और बहुत से शराब के जो टाइकून हैं, बिज़नेस टाइकून हैं, उन्हें भी जो गिरफ़्तार किया गया था, बाद में इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के ज़रिए उन्हें जो रकम अदा की गई थी उसके एवज़ उन्हें ज़मानत पर रिहा किए जाने की भी इल्ज़ामात बीजेपी पर ये लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो जो है सत्याग्रह करेंगे, सत्याग्रह पर जाएंगे, और इस सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा पर उन्हें भरोसा नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये तो हो गई कौमी ख़बरें। आलमी ख़बरें, चंद आलमी ख़बरें भी हैं जिन पर हमारा तबसरा नागुज़ीर है, जिन पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीक़े के हालात आलमी सतह पर पैदा हो रहे हैं, मगरबी एशिया में जो जंग मुसल्लत ईरान पर की गई है उसके असरात सारी दुनिया पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। सारी दुनिया में पेट्रोल डीज़ल महंगा हो गया है, पकवान गैस की क़िल्लत होते जा रही है, पीएनजी और एलपीजी, ये दोनों गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से बड़ी परेशानियां हो रही हैं। पिछले 2 दिनों से ख़ास तौर पर इतवार की रात से हैदराबाद के भी मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स पर जो है आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। अचानक से आवाम को
पता नहीं कहाँ से ये इत्तला मिल गई कि पेट्रोल की किल्लत होने वाली है, तो आवाम पेट्रोल पंप पर कतार लगाकर जो है पेट्रोल अपने गाड़ियों में भराने का काम कर रही है। एक खबर आ रही है ईरान के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है ये जो सालिश का किरदार अदा कराने के लिए अहल नहीं है, वो मौजू नहीं है, मुनासिब नहीं है। इस तरीक़े का बात ईरान के एक रुकन पार्लियामेंट ने किया, इस तरीक़े का दावा और इस तरीक़े का फ़िक्रा ईरान के एक रुकन पार्लियामेंट में कसा है। देखिए जिस तरीक़े से हालात बन रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से हम मुसलसिल देख रहे थे कि ईरान जो है अमेरिका के माबैन, ईरान और अमेरिका के माबैन इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात पर बात होगी, लेकिन आखिरी लम्हे में ये तय हुआ, ये कहा गया कि ईरान के जो वफ़द है, अब्बास अराग़ची हो या फिर कोई और दूसरे हो, वो जो है वो पहुँच नहीं रहे हैं वहाँ पर। वो नहीं मतलब डायरेक्ट रास्त तौर पर अमरीकी वफ़द से उनकी मुलाकात नहीं होगी, उनकी बातें नहीं होगी, इस तरीक़े का ऐलान अब्बास अराग़ची ने भी किया था। इस तरीक़े का ऐलान अब्बास अराग़ची ने भी किया था और उन्होंने ये कह दिया था कि हम जो है रास्त तौर पर ईरान से बात, अमेरिका से हम बात नहीं करेंगे, और अपने जो नुकात थे, अपने जो पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स जो है उन्होंने पाकिस्तान के हवाले कर दिए थे। फिर वहाँ से जटकॉफ, स्टीव और फिर जेरेड कुशनर अमेरिका से भी रवाना होने वाले थे, मगर इस्लामाबाद से अब्बास अराग़ची और दीगर के ओमान रवाना हो जाने के बाद जो है अमेरिका ने अपना वफ़द भेजने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वहाँ बात करने के लिए कोई है नहीं, लिहाजा हम अमेरिका से कोई वफ़द नहीं जा रहा है। ये दरमियान में वाइट हाउस में भी एक वाक़या पेश आया, सहाफ़ियों की सालाना तकरीब, अशाइया की सालाना तकरीब में गोलियाँ चलाई गई। हालांकि वो सारे वाक़े पर भी ट्रंप की दयानतदारी, ईमानदारी पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। मुसलसल ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपने इक़्तिदार और अपनी ताकत से इस्तिफ़ादा उठाते हुए इसकी मंजर कशी की है। देखना ये है कि जो वाक़या पेश आया है वाइट हाउस में, वो भी बड़ा इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी महज़्ज़ब माशरे में तशद्दुद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये हम ही नहीं बल्कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी ये बात कहते हैं, उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया है, मगर शायद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाइट हाउस में पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जब उन्होंने कहा कि किसी भी महज़्ज़ब माशरे में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है, तशद्दुद का कोई मुकाम नहीं है, तो शायद उन्हें 2002 के गुजरात फसादात याद नहीं आए जो निहायत हौलनाक थे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी के हवाले से। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को जो ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की गई थी, खलीजी ममालिक जो भरोसा पाकिस्तान की सालिसी पर कर रहे थे, उस पर पूरा उतरता पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दो मरहलों की बातचीत को भी किसी जामे मकसद तक पहुँचाने में पाकिस्तान नाकाम रहा है। ईरान की जानिब से एक बयान ये भी आ रहा है कि हमने बेहतरीन पेशकश की है, अमेरिका को अबनाए हरमुज़ जो है वो खोल देंगे, हमने बेहतरीन पेशकश की है। उसके इवज़ में जो कहा है उसका खुलासा अब्बास अराग़ची ने नहीं किया है। अब्बास अराग़ची ने यह बयान उस वक्त दिया जो वो ओमान से रशिया की तरफ जा रहे थे, रूस जा रहे थे। दरअसल उनका अब्बास अराग़ची का एक बड़ा 3 ममालिक का दौरा था। वो दौरे का इब्तिदा उन्होंने इस्लामाबाद से किया, इस्लामाबाद से वो ओमान गए, ओमान से फिर उन्होंने रशिया वो रवाना हुए अपने वफ़द के साथ, अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुक़ात को इस्तवार करने की कोशिशों में ये लगे। माफ़ करना, ईरान जो है अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुक़ात को इस्तवार करने में लगा हुआ है, मसरूफ़ है। तो ईरान ने ये कहा है कि हमने
जो है अमेरिका को एक बेहतरीन पेशकश की है आबनाए हरमुज़ खोलने के हवाले से। आबनाए हरमुज़ के बारे में फिर एक बार हम आपको बता दें, क्योंकि हम हर रोज़ ये मसले पर तबसरा कर रहे हैं, इस मसले पर बात कर रहे हैं। आबनाए हरमुज़ बंद है, जहाँ से यूरोप के 60% तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की रसद का एक बेहतरीन वो वाहिद ज़रिया है यूरोप के लिए, और बाकी दुनिया भर के 20% पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत का इन्हिसार इसी रास्ते पर, आबनाए हरमुज़ के रास्ते पर होता है। ये एक तंग आबी गुज़रगाह है जिस पर ईरान का कब्ज़ा है। ईरान, ये कहा जा रहा है कि ईरान ने पाबंदी के बाद वहाँ पर ज़ेर आब जो है माइंस बिछा दिए हैं, और उन माइंस को डिटेक्ट करने, उसको निशानदेही करने के लिए, उसकी तलाश के लिए जर्मनी की ख़ुसूसी टीम भी जो है वो पहुंच रही है आबनाए हरमुज़ को। तो उस आबनाए हरमुज़ को जो मसला बना हुआ है, पेचीदा मसला बना हुआ है, पूरे जंग का महवर जो है वो आबनाए हरमुज़ बना हुआ है, उसको दोबारा खोलने के हवाले से ईरान ने जो है अमेरिका को एक बेहतरीन पेशकश दी है। अब देखना ये है कि ईरान उस पेशकश को किस तरह कबूल करता है। ये अब्बास अराग़ची का कहना है। उन्होंने पुतिन से बातचीत के लिए जब वो जा रहे थे, तो उससे कबल ये मीडिया से बात करते हुए रशिया के जब पहुँचे, तो रशिया पहुँचने के साथ ही उन्होंने ये बात कही है अब्बास अराग़ची ने। तो देखते हैं कि, देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जंग बंदी जो है मगरबी एशिया में जो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है, उस वो जंगबंदी होती दिखाई दे रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि कुछ रुकावटें हैं। कहीं पर अनापरस्ती, कहीं पर जो है ऐसा लग रहा है कि अपना गुरूर, अपना तकब्बुर और जो मुल्क की सालिमियत है, वो सालिमियत को के हवाले से अपने आप को मतलब पीछे हटने से रोकने की जो कोशिशें होती हैं, वो कोशिशें इस सारे मामले में रुकावट बनती दिखाई दे रही हैं। एक और बयान अब्बास अराग़ची का ही है। उन्होंने पुतिन से मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो है जंग के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से जो मौक़े, जो तबसरे का जो मौका उन्हें फ़राहम किया है, वो बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने जो एक मौका दिया है पुतिन ने, वो मौके को अगर हम तस्लीम करते हैं तो वो जंग बंदी में मौसूर साबित होगा। ये वज़ीर ख़ारिजा ईरान अब्बास अराग़ची ने कहा है। देखिए नाज़रीन, आपको बता दें नाज़रीन, फ़िलहाल अब्बास अराग़ची जो हैं वो सुर्खियों में हैं, क्योंकि तमाम फ़रीक़ैन से गुफ्तगू जो है इस मामले में जंगबंदी के हवाले से, या तिजारती माहदात के हवाले से, या फिर बाहमी ताल्लुक़ात को इस्तवार करने के हवाले से, जहाँ जहाँ पर जो बातें हो रही हैं, वो बुरी बातें जो है अब्बास अराग़ची के ज़रिए से हो रही हैं, क्योंकि वज़ीर ख़ारिजा है। फ़िलहाल वो बहुत सुर्खियों में हैं। मुसलसिल उनके दौरे हैं इस्लामाबाद। 2 मरतबा वो हालिया 15 दिनों में 2 मरतबा इस्लामाबाद पहुँचे। देखिए, ईरान की जानिब से कोशिशें तो हो रही हैं, मगर कहीं ना कहीं ये सारे मुज़ाकरात को नाकाम बनाने में अगर कोई ज़िम्मेदार दिखाई दे रहा है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के उससे हवाले से, या डोनाल्ड ट्रंप की हरदर्मी के हवाले से बहुत ही रकीक जो जुमले हैं वो कांग्रेसमैन ने किए हैं, डेमोक्रेट्स ने किए हैं, जो अपोजिशन पार्टी के अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने किए हैं। अमेरिका को ज़बरदस्ती जंग में ठोंसने का इल्ज़ाम भी डोनाल्ड ट्रंप पे लगाए, मगर जिस तरीके से अपने सारे फ़ैसलों को हक़ बजानिब ठहराने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा हठधर्मी करने वाला कोई हिंदुस्तान, दुनिया भर में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा हठधर्मी करेगा। और नाज़रीन, आपको हम ये बता दें कि मगरबी बंगाल में जो है वो इंतखाबात का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। एक दिन कबल गुजरात में मजालिस मुक़ामी के भी इंतखाबात हुए थे। वहाँ पर भी हमने देखा कि अमित शाह जो है वो मगरबी बंगाल का कैंपेन छोड़कर अहमदाबाद पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने अपना हक़ रायदही जो है वो इस्तेमाल किया, वोट डाला अपनी फैमिली, घर वालों के साथ। और फिर अब 29 तारीख़ को मगरबी बंगाल में इंतखाबात होने वाले हैं।
मगरिबी बंगाल में दूसरे मरहले की रायदही होने वाली है। पहले मरहले की 152 सीटों पर रायदही का जो अमल था वो मुकम्मिल हो चुका है। रिकॉर्ड जो है 92% पहले मरहले में रायदही हुई है। पिछले इंतखाबात को अगर हम उठा के देखें, इंतखाबात का जायज़ा ले तो 3 मराहिल, चार मराहिल 6 मराहिल में जो है मगरिबी बंगाल में इंतखाबात हुए थे, मगर वो जो मराहिल है वो मराहिल को कम करके 2 मराहिल इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। और जितने मराहिल बढ़ते गए माजी में, उतने सीटों में भी टीएमसी की इजाफा होता रहा। अब कोशिश ये की है कि इंतखाबी मरहलों को, रायदही के मरहलों को कम करके टीएमसी के सीटों को भी कम करने की कोशिश की गई है, ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमीशन के रवैये से। जिस तरीके का रवैया इलेक्शन कमीशन ने अपनाया है वो निहायत ही अफसोसनाक है। और जिस तरीके से पाबंदियां आयद की गई हैं 3 दिन कबल, पहले मरहले की रायदही में 3 दिन कबल से लोगों को बाइक्स वगैरह पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, बाइक्स रैली वगैरह निकालने से उन्हें रोक दिया गया था। तो ये सारे वाक़यात हैं, सारे हालात चल रहे हैं। वहाँ पर वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है मगरिबी बंगाल में कैंप किए हुए हैं। 29 अप्रैल को दूसरे मरहले की रायदही है और फिर 4 मई को नताइज बरामद होंगे मगरिबी बंगाल के। हमने देखा कि पूरी बीजेपी की टीम जो है वो लगी हुई है, योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान हो, अरकान पार्लियामेंट हो, वज़रा हो, और एक लाहौल लश्कर के साथ बीजेपी मैदान में उतरी हुई है। और साथ में बीजेपी पर इस बात का इल्ज़ाम भी है कि मरकज़ी एजेंसियां, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन, ईडी और सीबीआई का भी बेजा इस्तेमाल कर रहा है ममता को बेदखल करने के लिए। 29 अप्रैल को दूसरे मरहले की रायदही है। उसके बाद 294 सीटों के का मुकद्दर जो है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा, जिस पर 4 मई को फैसला आएगा। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अर्साल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।